हाय फ्रेंड्स, रीड टेस्ट सीरीज़ में आपका स्वागत है। जैसा कि पिछले पार्ट में हम मैथ्स के क्वेश्चन लेके आए थे, इस पार्ट में हम साइंस के क्वेश्चन लेके आए हैं। ये बिल्कुल एग्ज़ाम पैटर्न पर बेस्ड 30 क्वेश्चन हैं। आप इसको सॉल्व करें, हमारे साथ करें और ख़ुद का आकलन करें। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, पौधे 24 घंटे श्वसन क्रिया में कौन सी गैस का प्रयोग करते हैं? तो देखिए, हम लोग जानते हैं कि पौधे जो हैं वो श्वसन क्रिया में कौन सी गैस का उपयोग करते हैं और भोजन बनाने में कौन सी गैस का उपयोग करते हैं। ये दोनों बहुत ही अलग बातें हैं। पौधे भोजन बनाने के लिए दिन के समय में CO2 का उपयोग करते हैं, लेकिन प्रश्न में पूछा गया है कि वो श्वसन में कौन सी गैस का उपयोग करते हैं, इसलिए हमारा उत्तर होगा ऑक्सीजन। ये हमारा आंसर होता है ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन, बर्फ़ का गलनांक कितना है? इसका आंसर हो जाएगा 273.16 केल्विन। पेट्रोलियम पदार्थ किस विधि द्वारा पृथक पृथक अवस्थाओं में प्राप्त किए जाते हैं? तो इसका सही 4 ऑप्शन, आसवन, प्रभाजी आसवन, ऊर्ध्वापातन, निस्यंदन। देखिए, आसवन विधि जो क्या होती है, जो अलग अलग टेम्परेचर पर लिक्विड को भाप से वाष्प में बदलती है। प्रभाजी आसवन का भी यही काम है। ऊर्ध्वापातन में क्या होता है कि जो ठोस पदार्थ होता है वो पुनः किसी दूसरे ठोस पदार्थ में हमें अपना रिजल्ट देता है। निस्यंदन का मतलब क्या होता है? एक तरह से छानना। अब यहाँ पेट्रोलियम पदार्थ की बात की गई तो हमारा उत्तर होगा प्रभाजी आसवन। आसवन और प्रभाजी आसवन में आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि प्रभाजी आसवन में क्या होता है, लिक्विड को अलग अलग टेम्परेचर पर निकाला जाता है वहाँ से, है ना, और आसवन में किन्हीं 2 टेम्परेचर्स के बीच में कंपेयर किया जाता है ओनली। ठीक है, तो इसलिए हमारा आंसर होगा प्रभाजी आसवन। नेक्स्ट पर आइए, गलत का चुनाव करना है यहाँ पे। ठीक है, ये पिछला आपको क्लियर है ना, प्रभाजी आसवन है इसका। ठीक है, नेक्स्ट, गलत का चुनाव कीजिए। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? जे थॉमसन, राइट है। नाभिक की खोज किसने की? अर्नेस्ट रदरफोर्ड, सब जानते हैं, उन्होंने अल्फा कणों की बौछार की थी रजत पर्ण पर, ये भी सही है। प्रोटॉन की खोज किसने की? गोल्डस्टीन। चौथा, परमाणु की खोज किसने की? जेम्स चैडविक। नहीं, जेम्स चैडविक ने किसकी की थी? न्यूट्रॉन की। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा द, क्योंकि हमें गलत चुनना है, तो चौथा आंसर राइट हो जाएगा। सोडियम क्लोराइड में उपस्थित बंध का नाम क्या है? आयनिक बंध, सहसंयोजक बंध, धात्विक बंध या हाइड्रोजन बंध? तो इसमें हमारा आंसर होगा आयनिक बंध। ठीक है, नेक्स्ट, कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र बताइए। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है, CaO। नेक्स्ट, वायरस का आकार होता है, देखिए 20 से 200 नैनोमीटर, 30 से 300 नैनोमीटर, 40 से 400 नैनोमीटर और 50 से 500 नैनोमीटर। इसका आपका सही आंसर होगा 30 से 300 नैनोमीटर। अगला क्वेश्चन, 4 न्यूटन एवं 3 न्यूटन के बल एक ही वस्तु पर विपरीत दिशा में कार्यरत हैं। ध्यान से पढ़िएगा, ये बल एक ही वस्तु पर विपरीत दिशा में कार्यरत है। कण पर बल का परिमाण कितना होगा? कोई बल जब विपरीत दिशा में हो तो उसकी शक्ति कम होती है, और अगर एक ही दिशा में लगाया जाए तो उसकी शक्ति जो है वो बढ़ जाती है। ये हम अपना एक रेगुलर यूज़ के अकॉर्डिंग भी आइडिया लगा सकते हैं। तो ऑब्वियस है कि ये शक्ति कम होगी क्योंकि ये विपरीत दिशा में लग रही है। तो 4 न्यूटन माइनस 3 न्यूटन क्या हो जाएगा? 1 न्यूटन। सो हमारा आंसर होगा यहाँ पे 1 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का लगभग कितना है? सब जानते हैं ये बहुत अच्छे से। इसका आंसर होगा 1/6 गुना। कंपन करती एक वस्तु का आवर्तकाल 0.02 सेकंड है। वस्तु के कंपन की आवृत्ति होगी 100 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज या 1 हर्ट्ज। देखिए, यहाँ पर हमें साफ लिखा है कि आवर्तकाल 0.02 सेकंड है। हमारी आवृत्ति क्या होती है? आवृत्ति म्यू बराबर 1/r
आवर्तकाल। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, आवर्तकाल को 1/, आवर्तकाल है तो हम यहाँ पर आवर्तकाल ले लेंगे आपका 1/0.02, ये हो जाएगा ऊपर 100, और ये काफ़ी रफ वर्क हो रहा है पर आप लोग समझ सकते हैं, ये कट के और क्या आ जाएगा 50 हर्ट्ज। तो आपका आंसर होगा 50। ठीक है, नेक्स्ट, वह तरंग जिसमें संपीड़न और विरलन है कहलाती है, क्या कहलाती है? देखिए, ऐसी तरंग जो संपीड़ित भी होती है और विरलित भी होती है। तो एक नॉर्मल आइडिया भी अगर लगाया जाए तो हमारा आंसर अनुदैर्ध्य तरंग ही होगी। अगला, ध्वनि की चाल अधिकतम होती है वायु में, ठोस में, जल व ठोस दोनों में। तो ध्वनि की चाल सबसे अधिक कहाँ होती है? ठोस में। दैनिक लय के नियमन के लिए उत्तरदायी है, दैनिक लय के नियमन के लिए उत्तरदायी है थॉराइड ग्रंथि, अग्नाशय, अधिवृक्क ग्रंथि या पिनियल ग्रंथि। इसका आंसर होगा पिनियल ग्रंथि, जिसको हमारी मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। संकरण कैपिटल टी स्मॉल टी क्रॉस स्मॉल टी से प्राप्त संतति का अनुपात होगा। ये हमारे मेंडल के नियम से जुड़ा प्रश्न है, आप सभी बहुत अच्छे से जानते हैं। इसका हमारा जो संतति का अनुपात है वो क्या है? 1:1। अगला क्वेश्चन, पेयजल को शुद्ध करने के में उपयोग लिया जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, विरंजक चूर्ण, ब और स दोनों। तो इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा? विरंजक चूर्ण। अगला क्वेश्चन, शास्त्रीय अनुबंधन के जनक पावलोव कौन थे? काफ़ी प्रसिद्ध वैज्ञानिक रहे हैं पावलोव, और ये थे, बताइए, कोई बताएंगे आप में से? पावलोव थे जीवशास्त्री। निम्न में से किस यंत्र द्वारा पारदर्शी स्लाइडों के चित्रों को बड़ा करने के अलावा चित्र, रेखाचित्र, नमूने और पदार्थ भी बड़े करके दिखाई दिए जा सकते हैं? इसका क्या होगा? एपिडायोस्कोप। इसमें आपको चित्र भी जूम किए जा सकते हैं और स्लाइड के ऊपर जो लिखा हुआ है उसको भी जूम किया जा सकता है। प्रदर्शन सामग्री में पहला महत्व किसका है? आप जब किसी भी मॉडल को टीच करने के लिए बच्चों के सामने ले जाते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं? उसमें किस चीज़ का महत्व सबसे पहले होता है? सिनेमा का, रेडियो का, प्रत्यक्ष वस्तु का या एपिस्कोप का? देखो, यहाँ 3 ऑप्शन से तो कोई मतलब ही नहीं दिख रहा है, आपको साफ पता चल रहा है, और इसका हमारा उत्तर होगा प्रत्यक्ष वस्तु। चौथा उत्तर। अगला प्रश्न, शामपट्ट का उपयोग होता है पाठ्य योजना की रूपरेखा लिखते समय, होता है गृह कार्य देने में, होता है कठिन शब्दों को व्यक्त करने में। यहाँ पे ये शब्द है और इनमें से सभी, तो आपका सभी है। अगला क्वेश्चन, कवकों का अध्ययन कहलाता है फाइकोलॉजी, माइकोलॉजी, ग्रामोलॉजी या कोई नहीं? तो इसका आंसर होगा फाइकोलॉजी। अल्जाइमर रोग संबंधित है पठन लेखन से, आवाज़ का रोग, भूलने का रोग, गामक क्रियाओं का रोग। तो इसके लिए आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, अल्जाइमर जो है वो भूलने का रोग है। ठीक है, अल्जाइमर जिन लोगों को होता है उनको भूलने की बीमारी से पीड़ित होना होता है। समतल सतहों पर पानी की बूंदें हमेशा गोल आकार क्यों ले लेती है? ये काफ़ी प्रसिद्ध प्रश्न है और इम्पॉर्टेंट भी है। गुरुत्वाकर्षण के कारण, हवा में भंवर धारा की उपस्थिति के कारण, अणुओं द्वारा सतह के खिंचाव के दबाव के कारण, पर्यावरणीय दबाव के कारण। तो देखिए, गुरुत्वाकर्षण के कारण हो सकता है, आप इसको डॉट लगा दीजिए। सेकंड, हवा में भंवर धारा की उपस्थिति, ये बिल्कुल नहीं लग रहा। अणुओं द्वारा सतह के खिंचाव के दबाव के कारण, ये भी हो सकता है। और चौथा, पर्यावरणीय दबाव के कारण, ये भी नहीं लग रहा। तो पहले और तीसरे में अगर हम थोड़ा सा जोर दे दिमाग पे, तो थर्ड ऑप्शन जो है ये हमारी पृष्ठ तनाव की थ्योरी से कोरिलेट कर रहा है, राइट? तो बिल्कुल ये वही है,
हमारा आंसर यहाँ पे होगा स। अगला प्रश्न, जड़त्व के अनुपातिक है, जड़त्व के समान क्या होता है? जड़त्व के समान होता है द्रव्यमान। ठीक है। MMPI 2 का संबंध है किससे? बुद्धि से, व्यक्तित्व से, समायोजन से, अभिवृत्ति से। तो इसका संबंध होता है हमारे व्यक्तित्व से। ये एक प्रकार का ये व्यक्तित्व परीक्षण है। इसके बारे में हम बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं, आपको किसी भी बुक में प्रोवाइड हो जाएगा। निम्न में से क्या बालक के समस्यात्मक व्यवहार का एक कारण नहीं है? निर्धनता, अधिक लाड़ प्यार, मनोरंजन की सुविधा, अनैतिक व्यवहार। अब देखिए यहाँ पे इसने पूछा है क्या एक कारण नहीं है, तो हमें नहीं है पे बताना है। क्या किसी की निर्धनता उसका समस्यात्मक व्यवहार है? नहीं है देखना है, नहीं है तो नहीं होती है। लाड़ प्यार होता है, बालक बिगड़ जाते हैं, समस्यात्मक व्यवहार। मनोरंजन की सुविधा, आप किसी को अगर कोई सुविधा दे रहे हैं तो क्या उसमें समस्यात्मक व्यवहार होगा? नहीं, तो कारण नहीं बताना है हमें, तो ये मनोरंजन की सुविधा। अगला प्रश्न 26वां प्रश्न है, बालकों द्वारा रटना कम करने के लिए निम्न में से सर्वोत्तम उपाय क्या है? पहला, मूल्यांकन विधि में परिवर्तन करना, शिक्षण विधि में परिवर्तन करना, सृजनात्मकता को बढ़ावा देना या पाठ्य सामग्री क्रियाओं को बढ़ावा देना। देखो, उनको रटने में हमें कमी करवानी है तो मूल्यांकन का उसमें कोई रोल नहीं है, शिक्षण विधि का हो सकता है, सृजनात्मकता का यहाँ क्या रोल है, और पाठ्य सामग्री क्रियाओं को ये भी एक बार हम सोच सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा, अगर हम चाहते हैं कि कोई बच्चा रटना कम कर दे तो उसके लिए हमें अपनी शिक्षण विधि में ही परिवर्तन करना होगा। इसका आंसर होगा ये सेकंड। 27वां, सृजनशील बालकों की बुद्धि का स्वरूप होता है। सृजनशील बालक पूछा है यहाँ पे, हमने टर्मन की, रोशा की, सबकी बुद्धि लब्धि जो पढ़ी है, दी हुई पूरा इंडेक्स पढ़ा है, उन सब में सृजनशील बालक की जो बुद्धि का स्वरूप होता है वो किस स्तर पर होता है, ये आप अपने माइंड में रिकॉल करें। पहला निम्न स्तर, दूसरा प्रखर स्तर, तीसरा निम्न या न निम्न न प्रखर, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो निम्न स्तर होता है वो जड़ बुद्धि और मंद बुद्धि बालकों में आता है। फिर प्रखर स्तर जो होता है वो प्रतिभाशाली के लिए होता है। फिर न निम्न न प्रखर, हाँ ये हो सकता है, और इनमें से कोई नहीं, नहीं ये भी नहीं हो सकता। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? न निम्न न प्रखर। अगला प्रश्न, निम्न में से प्राथमिक लैंगिक अंग है? वृषण कोश, अंडाशय, वृषण, ब व स दोनों। देखो, प्राथमिक अंग ये दोनों होते हैं, न बगैर अंडाशय के काम होगा न वृषण के, हमें इन दोनों की ही ज़रूरत होगी। तो इसके लिए हमारा आंसर होगा द। अगला क्वेश्चन, धावन सोडा होता है, यहाँ हमें धावन सोडा का सूत्र बताना है, और वो कौन सा होगा? तो ये आपका चौथा आंसर है Na2CO3.10H2O। लास्ट सवाल हमारा, प्रोटॉन ग्रहण करने वाले यौगिक होते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन से आप लोगों को इंस्पिरेशन मिलेगा कि आप लोगों को अम्ल, क्षार और लवण के बारे में और पढ़ने की ज़रूरत है। प्रोटॉन, जो यौगिक प्रोटॉन ग्रहण करते हैं वो कौन से होते हैं? अम्ल, लवण या क्षार? तो यहाँ पे हमारा उत्तर होगा क्षार। अब इसका आंसर क्षार कैसे है ये आप लोग ढूंढिए और अच्छे से अपने लॉजिक्स फंडे क्लियर कीजिए। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगले वीडियो का वेट कीजिए। धन्यवाद।